तो मात्रात्मक विधियों में अगली जो बात है नकदी आरक्षित अनुपात यानी CRR कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरी है सांविधिक तरलता अनुपात SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को मैंने साथ में लिया है। साथ में क्यों लिया है, इसका एक कारण है, क्योंकि ये दोनों हम एक ही साथ पढ़ लेंगे। ये बात है, मान लो हम कर रहे हैं व्यापारिक बैंक की, और इधर है आपका RBI रिजर्व बैंक, ठीक है। अब कस्टमर लोग यानी उपभोक्ता पैसा किधर जमा करवाएंगे, उपभोक्ता पैसा कहाँ लेके जाएगा, डिपॉजिट कहाँ करवाएगा, जमाएं कहाँ देगा, डिपॉजिट कहाँ होगा, व्यापारिक बैंक में, ठीक है। ये जो डिपॉजिट हुआ है वो व्यापारिक बैंक में हुआ है, ध्यान रखिए। कौन करवाता है, कस्टमर। तो एक चीज आपको जाननी चाहिए कि हिंदी में जो उपभोक्ता होता है, हिंदी में जो उपभोक्ता होता है इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर। कस्टमर कौन होता है, देखिए, और दूसरा होता है कंज्यूमर। कस्टमर कौन है, जो कष्ट से मर जाता है वो कस्टमर है, ऐसा नहीं है। कस्टमर यानी वो व्यक्ति जो अदृश्य चीजों का यूज करता है, अदृश्य या अस्पर्श वाली। यानी आप ना तो उसको देख सकते ना छू सकते, उसके लिए आप क्या हो, कस्टमर हो। बैंक की सेवाओं को आप ना तो देख सकते ना छू सकते, उसके लिए आप क्या हो, कस्टमर। मोबाइल का रिचार्ज आपने करवाया, आपने देखा रिचार्ज कैसा है, कलरफुल आया है, रेड आया है, ब्लू आया है, नहीं कह सकते, आप देख नहीं सकते। हाँ, ये देख सकते हैं कि 500 का रिचार्ज हो गया, ये नहीं देख सकते कि रिचार्ज आधा किलो हो गया है, रिचार्ज करवाने के बाद मोबाइल का भार है वो 1.5 किलो बढ़ गया है, ऐसा नहीं हो सकता। यानी आप देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, कि जैसे वो रिचार्ज किया जा रहा है आपने छू लिया कि गर्मा गर्म रिचार्ज आ गया है, नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या हो, कस्टमर। कंज्यूमर, जिन वस्तुओं को आप देख भी सकते हो, छू भी सकते हो। आपको मान लो आपको कचौड़ी लेनी हो और किसी ने आपको समोसा दे दिया, तो आप क्या कहोगे, साहब कचौड़ी चाहिए, समोसा नहीं। क्यों, क्योंकि आपने देख लिया, आप उस चीज़ को देख सकते हो, छू लिया, आपने छुआ, गरम नहीं है, गरम करके दो, तो उसके लिए आप कंज्यूमर हो। यानी वस्तुओं के लिए आप कंज्यूमर, सेवाओं के लिए आप कस्टमर। तो कस्टमर आएगा इधर जमाएं करेगा, राइट। जमाएं करने के बाद ये पैसा इधर आ गया इस बैंक में, ठीक है, इस बैंक में आ गया, इसको हम बोलेंगे NDTL, ठीक है। यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, शुद्ध मांग व सावधि, उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटीज को, यानी दायित्व। शुद्ध मांग, सावधि, दायित्व। आपने लायबिलिटी नाम सुना होगा, लायबिलिटी और एसेट दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है, सीधी डेफिनेशन है। जिसका मैं मालिक हूं, जो मेरे पास हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, वो मेरी एसेट है। यानी कस्टमर बैंक में जमा करवा रहा है, वो पैसा कस्टमर का है, कस्टमर उसका मालिक है, लेकिन जमा करवाने के बाद वो उसके पास नहीं है। जमा नहीं करवाया था तो उसके पास था, यानी उसके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन मालिक वो है। तो मालिक के लिए, कस्टमर के लिए जो बैंक में जमाएं करवाई है वो क्या है, एसेट है, जबकि बैंक के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। मैं उसका मालिक नहीं हूँ लेकिन है मेरे पास। यानी आपने किसी से उधार लिया है, आप उस पैसे के मालिक नहीं हो लेकिन वो है आपके पास। वैसे ही बैंक किसी को लोन ऋण देता है, अब उस ऋण वाले पैसे का बैंक मालिक है, वो बैंक की एसेट है,
लेकिन आपकी लायबिलिटी है, दायित्व है, आपको वापस चुकाना पड़ेगा। यानी बैंक कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरे पास हो भी सकता है और नहीं भी, आपको दे दिया तो उसके पास नहीं है, जब तक नहीं दिया था उसके पास था। लेकिन लायबिलिटी आपकी कैसे हुई? आप उसके मालिक नहीं हो लेकिन है आपके पास, वो आपकी लायबिलिटी। समझ में आया? NDTL, कस्टमर ने जमा करवाया, तो जमा करवाने का टोटल जमा हो गया सबका, नेट अब निकाला जाता है कि कितना हुआ है। इसके आधार पे तय होता है आपका CRR और SLR। CRR किसको दिया जाता है? RBI के पास, ये मैं कह दिया CRR है, और SLR ये है, मान लो मैंने कह दिया SLR है, किसके पास है? बैंक खुद के पास रख लिया जाता है। यानी NDTL का कुछ प्रतिशत व्यापारिक बैंकें अपने पास रख लेती है, उसको SLR कहा जाता है। SLR आपका बॉन्ड फॉर्म में हो सकता है, गोल्ड में हो सकता है, किसी भी एसेट में हो सकता है, जबकि आपका कैश रिजर्व रेशियो है वो कैश फॉर्म में होगा। किसके पास होगा? RBI के पास। SLR किसके पास होगा? व्यापारिक बैंक खुद के पास होगा SLR, जबकि CRR कहाँ रखा जाएगा? CRR कैश रिजर्व रेशियो है जो RBI के पास रखा जाएगा कैश फॉर्म में, और इस पर RBI कोई भी ब्याज नहीं देता है। पहले RBI इस पर ब्याज देता था, लेकिन अभी कोई भी किसी भी प्रकार का आपको CRR पर ब्याज नहीं मिलता है, जो वर्तमान में 3% है, जबकि SLR 18% है। यानी आपको NDTL का 18% SLR रखना पड़ेगा, यानी कॉमर्शियल बैंक खुद रखेगी अपने पास, जबकि 3% किसके पास रखेगी? अपनी NDTL का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का RBI के पास। ठीक है, ये इस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, तो आप दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। यानी NDTL का कुछ प्रतिशत व्यापारिक बैंकें अपने खुद के पास रख लेती है, उसको SLR कहा जाता है, और जितना प्रतिशत RBI के पास रखती है उसको CRR कहा जाता है। ठीक है, अब CRR की लोअर लिमिट है वो 2006 से हटा दी गई। RBI एक्ट में एक संशोधन हुआ है 2006 से, उसमें CRR की जो निचली लिमिट थी 3% से 15% होगा, इस प्रकार की लिमिट थी, तो ये निचली लिमिट है वो हटा दी गई है, और वैसे ही SLR की भी निचली लिमिट हटा दी गई है। ठीक है, उसी समय ये संशोधन हुए हैं। तो ये नकदी आरक्षित अनुपात क्या होता है, सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़े थे। अगला है MSFR, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। ये क्या होती है MSFR? हम पढ़ रहे हैं मात्रात्मक विधि, सीमांत स्थिर सुविधा दर, सीमांत खड़ी सुविधा दर। ये क्या होती है MSFR? ये MSFR है जो आपकी बनी थी 2011 में आई थी। MSFR यानी आपको ओवरनाइट लोन चाहिए, रातों रात ऋण चाहिए, तो उसके लिए आप पर एक रेट लगती है, उसको MSFR कहा जाता है। जैसे ये आपका RBI है और ये आपका व्यापारिक बैंक है। व्यापारिक बैंक को क्या चाहिए? पैसा, ऋण चाहिए, बदले में क्या देना पड़ेगा? ब्याज। वेरी शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बहुत कम समय के लिए आपको लोन मिलेगा, और लोन भी किसके आधार पे मिलेगा? इसका NDTL कितना है? NDTL यानी इसके पास कितना व्यापार कारोबार हुआ है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कितनी है, उसका 1% ही मिलेगा। जैसे मान लो NDTL आपका 1000 करोड़ है, यानी 1000 करोड़ है, तो आपको लोन कितना मिलेगा रातों रात? 10 करोड़ का 1% मिलेगा इसका। ठीक है, 1% आपको रातों रात लोन मिल जाएगा, अगले दिन आपको वापस चुकाना पड़ेगा, और जो ब्याज दर आपको लगेगी उसको MSFR कहा जाता है। और MSFR
रेपो रेट से मैक्सिमम 1% ज़्यादा हो सकता है, मैक्सिमम 1% ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये है आपकी MSFR। इसके बाद LAF, LAF यानी तरलता समायोजन सुविधा। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये LAF क्या है? ये आपका आया था सन 2000-2001 में। ये क्या है एक्चुअली? तरलता समायोजन सुविधा। तरलता समायोजन सुविधा में क्या होता है कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अगर मान लो किसी भी प्रकार का बैंक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, यानी इकोनॉमी में लिक्विडिटी, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी यानी तरलता, यानी पैसे ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो उनके बीच में समायोजन कैसे करना है कम अल्पावधि में। तो इसके लिए ये एक प्रक्रिया है और ये किसका यूज करता है? रेपो दर और विपरीत रेपो दर यानी रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों के माध्यम से ये समायोजन करता है। ये एक प्रक्रिया है, इसको आप LAF कहते हैं, राइट। और आपको कुछ नए चेंजेस हुए वहाँ पे और बताना चाहूँगा। नए चेंजेस क्या है कि अभी RBI का जो फिनेंशियल ईयर है यानी वित्त वर्ष क्या है, 1 जुलाई से 30 जून के बीच में रन करता है। लेकिन इस बार का जो वित्त वर्ष है RBI का वो 9 महीने का ही होगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को खत्म हो जाएगा इस बार RBI का वित्त वर्ष। कहाँ से? 1 जुलाई से 31 मार्च। अगला जो वित्त वर्ष होगा 2021-22 वाला, यानी 2021 के बाद 31 मार्च 2021 के बाद से आपका वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में रन करेगा। RBI का भी पहले RBI का कहाँ से कहाँ था? 1 जुलाई से 30 जून के बीच। और भारतीय एग्रीकल्चर का भी वित्त वर्ष यही है, जबकि RBI का अभी नया हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे नेशनल इनकम का है, जैसे आपके बजट का है, बजट का वित्त वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रन करता है। हालांकि प्रस्तुत भले ही 1 फरवरी को कर दिया गया हो, लेकिन बजट का क्रियान्वयन शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है और 31 मार्च तक चलता है। अगला जो रेट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार की। खुला बाजार की ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुला बाजार की। आप इसको बोल सकते हैं OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये 2 कंडीशन में किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो आपके देश में स्लो डाउन है यानी मंदी है, या रिसेशन है, या आपका डिफ्लेशन है, या डिप्रेशन है। इस कंडीशन में भी कर सकते हैं। और अगली जो कंडीशन है वो इन्फ्लेशन है, यानी मुद्रास्फीति है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं। स्लो डाउन क्या होता है? स्लो डाउन यानी आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है, यानी पिछले साल मान लो 7% हुई तो इस साल वो 4% हो गई। क्या हो रही है? डिक्रीजिंग रेट में चल रही है, तो उसको स्लो डाउन की कंडीशन कह सकते हैं। जो आपका लॉकडाउन से पहले का पीरियड भारतीय इकोनॉमी का स्लो डाउन, अभी किस में? रिसेशन। और एक चीज नया शब्द आपको और बता देता हूँ, गोल्डीलॉक। गोल्डीलॉक कंडीशन क्या होती है? गोल्डीलॉक कंडीशन यानी भारतीय इकोनॉमी सन 2021-22 में किस प्रकार से रन करेगी? गोल्डीलॉक कंडीशन में हो जाएगी। गोल्डीलॉक कंडीशन किसे कहते हैं? जहाँ पर ना तो महंगाई ज़्यादा हो और ना सस्ताई ज़्यादा हो, यानी नो इन्फ्लेशन
नो डिफ्लेशन, उस प्रकार की कंडीशन को गोल्डीलॉक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? गोल्डीलॉक कंडीशन। और भारतीय अर्थव्यवस्था गोल्डीलॉक कंडीशन में ऐसा माना जा रहा है कि 2021-22 के मध्य गोल्डीलॉक कंडीशन में चली जाएगी, यानी जहाँ तो न ज़्यादा महंगाई होगी न ज़्यादा कुछ चीज़ें सस्ती होगी। स्लो डाउन यानी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। रिसेशन में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, जबकि रिसेशन ज़्यादा सालों के लिए चलता है तो डिप्रेशन और भी ज़्यादा सालों के लिए चले तो वो ग्रेट डिप्रेशन बन जाता है। डिफ्लेशन यानी देश में देखो सब में बेरोजगारी तो बढ़ेगी, डिफ्लेशन में क्या होता है कि चीज़ें सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि मांग घट जाती है। ठीक है, यानी मुद्रा की इस जो मुद्रास्फीति है उसका जस्ट ऑपोजिट है, इन्फ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट डिफ्लेशन है। ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से सरकार क्या करती है? सरकार ये काम किससे करवाती है? आरबीआई से। आरबीआई एक मनी मार्केट में, इसमें अभी नए जो चेंजेस आए हैं, इंडिविजुअल भी ओपन मार्केट ऑपरेशन की क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, यानी वो भी बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसको खरीद सकता है या बेच सकता है। अब ये आरबीआई क्या करेगी? इस प्रकार की कंडीशन है तो आरबीआई क्या करेगी? जो बॉन्ड्स है या मनी मार्केट है, मैं कह रहा हूँ मनी मार्केट है यानी धन बाजार है जिसमें इंडिविजुअल भी है, कुछ दूसरे लोग भी है, ये सारे हैं, कुछ कंपनियां भी है। ये क्या करेगी? बॉन्ड बेचेगी। किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूतियां क्या करेगी? प्रतिभूतियां बेचेगी। किसको? आरबीआई को। और आरबीआई इनको क्या देगी? मनी, कैश। तो इकोनॉमी में क्या जाएगा? पैसा। पैसा जाने से क्या होगा? लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोग मांग ज़्यादा करेंगे और मांग ज़्यादा होगी तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उसका इनकम लेवल हाई हो जाएगा, फर्दर मांग बढ़ेगी और इस प्रकार की कंडीशन से छुटकारा मिलता जाएगा। यानी धीरे धीरे महंगाई भी आएगी, डिफ्लेशन भी जाएगा, लेकिन रोजगार भी बढ़ेगा। ये इस प्रकार की कंडीशन। दूसरा होता है इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति की कंडीशन है। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? ये मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन है, यानी सामान्य मूल्यों में वृद्धि हो गई है। सामान्य वस्तुओं की, किसी एक चीज के मूल्यों में वृद्धि हो गई, जैसे मैं कह रहा हूँ प्याज का मूल्य बढ़ गया, तो वो इन्फ्लेशन नहीं है। सभी चीज़ों का भाव बढ़ गया, जो आप महीने भर बैग में भर के लाते हो, जैसे हल्दी है, मिर्ची है, सब का थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको ही इन्फ्लेशन में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति हो चुकी है। उस कंडीशन में ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए हम कैसे मुद्रास्फीति से बाहर आएंगे? तो इसके लिए आपको जरूरी क्या है कि सरकार क्या करती है इस समय सरकार आरबीआई को बोलती है कि आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन करवाओ और सरकारी जो प्रतिभूतियां उनको बेचो और वहां से पैसा सौख लो। तो इससे क्या होगा? उनके पास पैसा कम हो जाएगा, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम होने से लोगों के पास जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, क्रय शक्ति कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मांग कम करेंगे। मांग कम होने से क्या होगा? प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से खुला बाजार क्रियाओं से हम कर सकते हैं। और इस कंडीशन में जैसे मान लो सरकार को कोई प्रकार का घाटा पूर्ति करना है या पैसों का जुगाड़ करना है, तो भी सरकार आरबीआई से कहकर सरकारी बॉन्डों को बेचकर, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर जनता से पैसे इकट्ठा कर सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि गुणात्मक विधियाँ किस प्रकार की होती है। गुणात्मक विधियों में आरबीआई क्या क्या चेंजेस करता है, जिससे मतलब इकोनॉमी में जो कंडीशन है उससे हम निजात पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली। थैंक यू।